नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास की एक बहुत ही निर्णायक लड़ाई की। हाँ, बक्सर का युद्ध। बिल्कुल, बक्सर का युद्ध। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख और नोट्स हैं इस पर, और कोशिश रहेगी कि इसके कारण और इसके जो दूरगामी परिणाम हुए उन्हें समझें। और ये लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। अक्सर लोग प्लासी को ज्यादा जानते हैं, पर बक्सर का महत्व शायद उससे भी कहीं ज्यादा था। सही कहा। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव को असल में मजबूत किया। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो माहौल कैसा था उस वक्त, 18वीं सदी का मध्य भारत? देखिए, मुगल साम्राज्य तो कमजोर हो ही रहा था। दिल्ली का नियंत्रण नाम का रह गया था। जो सूबेदार थे, जैसे बंगाल, अवध, वो अपने अपने इलाकों में ज्यादा ताकतवर हो रहे थे। और प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, प्लासी के बाद कंपनी बंगाल में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई थी। उन्होंने मीर जाफर को नवाब तो बना दिया था, लेकिन वो सिर्फ नाम के नवाब थे ना? बिल्कुल, अंग्रेजों की कठपुतली। बिल्कुल। और जब मीर जाफर अंग्रेजों की बढ़ती हुई मांगे, पैसों की मांगे पूरी नहीं कर पाए, तो उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह उनके दामाद मीर कासिम को ले आए 1760 में। हाँ, अंग्रेजों को लगा कि मीर कासिम ज्यादा योग्य हैं, शायद उनके मकसद पूरे करेंगे। पर मीर कासिम अलग मिट्टी के बने थे। अच्छा, वो कैसे? वो एक काबिल शासक थे और वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहते थे। उनमें अपनी आजादी की एक ललक थी। तो उन्होंने क्या कदम उठाए? सबसे पहला और बड़ा कदम, राजधानी बदल दी। मुर्शिदाबाद, जो कलकत्ता के पास था, वहां से हटाकर मुंगेर ले गए। मुंगेर बिहार में? हाँ, ताकि कलकत्ता में बैठे अंग्रेजों की सीधी दखल अंदाजी से रोज रोज की चिकचिक से बच सकें। फिर उन्होंने अपनी सेनाओं को मजबूत करना शुरू किया। कैसे? यूरोपीय तर्ज पर ट्रेनिंग देनी शुरू की, हथियार बनाने के कारखाने लगाए मुंगेर में। वो एक तरह से अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तो सीधे सीधे अंग्रेजों को चुनौती देने जैसा हुआ। टकराव तो होना ही था फिर। बिल्कुल, और टकराव का सबसे बड़ा कारण बना दस्तक का मुद्दा। दस्तक, ये क्या था? ये एक तरह का व्यापारिक परमिट था जो मुगल बादशाह ने कंपनी को दिया था। इससे कंपनी के सामान पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन कंपनी के कर्मचारी इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। कैसे? मतलब अपने निजी व्यापार के लिए? हाँ, वो अपने निजी व्यापार के लिए भी दस्तक का इस्तेमाल करते थे, जिससे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। इससे जो भारतीय व्यापारी थे उन्हें बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि उनका सामान महंगा पड़ता था। और नवाब के खजाने को भी नुकसान होता होगा। बहुत ज्यादा। मीर कासिम ने इसे रोकने की कोशिश की, पर जब अंग्रेज नहीं माने तो उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने बंगाल के अंदर होने वाले व्यापार पर से सारे टैक्स ही हटा दिए, सबके लिए। भारतीय व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी, सब बराबर। अरे वाह, मतलब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया। हाँ, अब अंग्रेजों का वो जो विशेषाधिकार था वो खत्म हो गया। इससे तो अंग्रेज बहुत नाराज हुए होंगे। बुरी तरह चिढ़ गए वो। उनका तो सारा फायदा ही इसी बात में था कि उन्हें टैक्स न देना पड़े। इसी बात पर और दूसरी राजनीतिक वजहों से 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच लड़ाई छिड़ गई। और मीर कासिम हार गए? हाँ, शुरुआती लड़ाइयों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तब वो मदद की तलाश में अवध की तरफ भागे। अवध, वहाँ कौन था उस समय? वहां थे नवाब शुजाउद्दौला। मीर कासिम ने उनसे मदद मांगी, और सिर्फ उनसे ही नहीं। और किससे? उस वक्त के नाम मात्र के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से भी। वो भी उस समय एक तरह से अवध के नवाब के मेहमानी थे। तो इन तीनों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। हाँ, तीनों का मकसद एक था, अंग्रेजों को बंगाल और बिहार से बाहर निकालना। ये एक बड़ा गठबंधन था। प्लासी में तो सिर्फ बंगाल का नवाब था अंग्रेजों के खिलाफ, यहाँ तो अवध का नवाब और मुगल बादशाह भी साथ थे। तो इसी गठबंधन की सेना फिर बक्सर में अंग्रेजों से टकराई 22 अक्टूबर 1764 को। बिल्कुल, बक्सर में गंगा नदी के किनारे एक तरफ थी मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। कितनी बड़ी थी वो सेना? करीब 7000 सैनिक, लेकिन ये प्रशिक्षित थे, अनुशासित थे और उनके पास तोपखाना भी बेहतर था। और दूसरी तरफ भारतीय गठबंधन की सेना, वो बहुत बड़ी थी। कहा जाता है कि 40,000 से भी ज्यादा सैनिक थे। पर उस सेना में एकता नहीं थी, संगठन की कमी थी। तीनों नेताओं, खासकर मीर कासिम और शुजाउद्दौला में आपसी भरोसा नहीं था। रणनीति भी कोई ठोस नहीं थी। 7,000 बनाम 40,000, और नतीजा चौंकाने वाला था। कंपनी की छोटी लेकिन संगठित सेना ने निर्णायक जीत हासिल की। इतनी बड़ी सेना हार गई, ये तो दिखाता है कि सिर्फ संख्या बल काफी नहीं होता। सही बात है। अनुशासन, नेतृत्व
और बेहतर तकनीक ने बाजी पलट दी। लड़ाई के बाद क्या हुआ? शुजाउद्दौला और मीर कासिम तो भाग निकले। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें अंग्रेजों की शरण लेनी पड़ी। और बंगाल का क्या हुआ? मीर कासिम तो भाग गए थे। बंगाल में अंग्रेजों ने फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया। वही पुरानी कठपुतली वाली कहानी। इस बड़ी जीत के बाद अंग्रेजों ने जरूर कोई संधि की होगी। हाँ, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव वापस आए और उन्होंने इलाहाबाद में 2 महत्वपूर्ण संधियां की। 2 संधियां? किस किस के साथ? सबसे पहली संधि हुई अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। उनसे इलाहाबाद और कड़ा के जिले ले लिए गए और शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए। साथ ही युद्ध के हर्जाने के तौर पर 50 लाख रुपए भी वसूले गए। अवध को एक तरह से बफर स्टेट बना दिया गया। और दूसरी संधि? महत्वपूर्ण बात, हाँ, शाह आलम द्वितीय ने एक फरमान जारी किया जिससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार कंपनी को मिल गया। दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार? हाँ, राजस्व वसूलने का पूरा अधिकार। सोचिए, कंपनी को अब इन तीनों अमीर सूबों से सीधे टैक्स वसूलने का कानूनी हक मिल गया। और बदले में शाह आलम को क्या मिला? उन्हें कंपनी की तरफ से सालाना 26 लाख रुपए की पेंशन तय की गई। मुगल बादशाह अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर बन गए थे। तो ये दीवानी मिलना ही असली मोड़ था। कहा जाता है कि प्लासी ने तो सिर्फ दरवाजा खोला था, बक्सर ने कंपनी को पूरे घर की चाबी दे दी। ये कहना बिल्कुल सही होगा। बक्सर की जीत सिर्फ एक सैनिक जीत नहीं थी, ये एक राजनीतिक जीत थी। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का असल शासक बना दिया। उनके पास अब पैसा भी था और कानूनी अधिकार भी। और मुगल बादशाह का पेंशनर बन जाना, वो तो एक बहुत बड़ा संकेत था। इससे साफ हो गया कि अब भारत में असली ताकत कौन है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारी कंपनी के तौर पर आई थी, अब एक प्रमुख राजनीतिक और क्षेत्रीय शक्ति बन चुकी थी। इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का रास्ता पूरी तरह खोल दिया। हाँ, और इसने भारतीय शासकों की सैनिक और रणनीतिक कमजोरियों को भी उजागर कर दिया। आपसी फूट, पुरानी युद्ध तकनीक, नेतृत्व की कमी, ये सब बक्सर में साफ नजर आया। वाकई बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का एक अहम मोड़ था। संक्षेप में कहें तो बक्सर ने प्लासी की आधी अधूरी जीत को पूरा किया। इसने कंपनी को वैधता, पैसा और शक्ति दी, जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की असली नींव पड़ी। ये सोचना भी अजीब लगता है कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी इतनी जल्दी एक शासक बन बैठी। हाँ, और यहाँ एक बात सोचने वाली है, क्या उस समय के भारतीय शासकों के बीच अगर थोड़ी ज्यादा एकता होती, थोड़ी दूरदर्शिता होती, तो क्या नतीजा कुछ और हो सकता था? ये सवाल इतिहास हमें सोचने पर मजबूर करता है।